आज छोटू लाल अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता देखने गया था। लड़के के माता पिता और छोटू लाल उसकी पत्नी ममता आपस में बात कर रहे थे। अरे समधन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। आप ये ब्याह हमारी तरफ से पक्का समझिए। हाँ जी, और बिटिया की भी हाँ है। तभी छोटू लाल के पेट से आवाज आई। अरे सुनती हो, इनके लिए कुछ चाय पानी लाओगी या बस ऐसे ही सूखे सूखे भेज दोगी? हाँ जी, अभी लाई। बस चाय बन ही गई है। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। कुछ ही देर में दामिनी खाने के लिए कई सारे मिष्ठान, नमकीन, काजू बादाम ले आती है। लीजिए, शर्माइए नहीं, दिल खोल कर खाइए और कुछ कमी लगे तो हमें बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। बहुत समय पर खाना लेकर आई हैं आप, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी मुझे। अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माफ करना, इनकी आदत है मस्करी करने की। मैं तो मजाक कर रहा था। असल में छोटू लाल कोई मस्करी नहीं कर रहा था। उसका पेट काफी देर से आवाज दे रहा था और छोटू लाल यहाँ बस कुछ खाने का इंतजार कर रहा था। लगता है भैया बहुत भूखे हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सफर लंबा था और इनका यही तरीका है। ऐसे ही समधी चाहिए थे हमें, जो दिल खोल कर बोले। देखा, समधी जी अच्छे से समझते हैं मुझे। किसी ने अब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया था और छोटू लाल देखते ही देखते सब सफा चट कर गया, पर उसकी भूख खत्म नहीं हुई और फिर उसके पेट से आवाज आने लगी। अरे दामिनी, समधी जी के लिए और मिष्ठान, काजू बादाम लाओ। धन्यवाद भैया। अजी, बस भी कीजिए ना। ऐसे ही दिल खोल समधी चाहिए थे हमें। आप शर्माइए नहीं और खाइए। ठीक है, लाती हूँ। दामिनी अपने पति को गुस्से से देखते हुए रसोई घर में जाती है। मनोज ये समझ नहीं पाया, पर एक महिला होने के नाते ममता समझ गई कि अगर अब ये नौटंकी और बढ़ी तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन ममता मना कर पाती, इससे पहले ही छोटू लाल ने इतना सारा खाना खा लिया था कि उसका पेट दुगना हो चुका था। वाह समधी जी, ऐसा पेट तो कभी नहीं देखा हमने। पेट तो अब भी आवाज कर रहा है। वो समधी जी, अब दामिनी थक गई है। अचानक छोटू लाल सारी प्लेट उठाकर उन्हें भी खाने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अगर इतना सब खा लेंगे तो वैद्य भी इलाज नहीं कर पाएगा आपका। बस थोड़ी भूख और लगी है, फिर हो जाएगा। अरे समधी जी, इतना भी दिल खोल नहीं होना था। अब दामिनी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। अरे अब बस भी कीजिए, ऐसे इंसान के यहाँ मैं शादी कभी नहीं कराऊंगी अपने बच्चे की। अरे ये इंसान है ही नहीं, कोई प्लेट भी खाता है क्या? अब निकलते हैं यहाँ से या फिर ये घर भी खा जाएंगे। अरे दामिनी, आप चुप रहिए। दिल खोल समधी समधी क्या लगा रखा है? चलिए आप भी बाहर जाइए इनके साथ। बहन माफ करिएगा, लेकिन हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। ममता तुरंत छोटू लाल को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। दोनों घर आते हैं और नुपुर बात जानकर रोने लगती है। अब जाकर लड़का पसंद आया था और आपने उसमें भी विघ्न डाल दिया। ये आपको क्या हुआ है? और सोचने वाली बात है कि आपने प्लेट खाई कैसे? वो अब क्या छुपा रहे हैं आप? जल्दी बताइए, कहाँ से ये श्राप लेकर आए हैं? मुझे माफ करो ममता, मैं सब बताता हूँ। छोटू लाल अपने होने वाले समधियों से मिलने के एक दिन पहले गांव में टहलने निकला था। वहीं पास के एक पेड़ के पास
एक राहगीर था जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उस राहगीर को किसी ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान दिए थे। छोटू लाल उसके पास जाता है। क्यों भैया राहगीर, बहुत बढ़िया पकवान दिखते हैं। बहुत बढ़िया पकवान है। लाख लाख शुक्र है उस सज्जन का, क्योंकि मैं तो असल में यात्रा पर निकला था, फिर यहाँ फंस गया। बहुत दिनों बाद एक सज्जन ने खाना दिया है मुझे, उनका भगवान भला करे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर भैया आप जाओ, हाथ धोआओ, वरना आप कहीं बीमार पड़ गए तो। और चिंता ना करो, मैं आपके खाने की रखवाली करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहगीर वहां से जाता है और हाथ धोकर लौटता है तो देखता है कि छोटू लाल ने उसका सारा खाना खा लिया है। ये क्या किया आपने? मैंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, और जब किसी सज्जन ने खाना दिया तो आपने उसे भी खा लिया। अरे भैया ऐसा नहीं है, तुमने इतने दिन से खाना नहीं खाया। मैं तो बस देख रहा था कि खाना ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है, और बस खाने की जांच करते करते पता ही नहीं चला। ये खेल ना खेलो, इतनी भूख की सामने वाले का दुख भी ना दिखे। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो मैं ऐसे ही आपको अपने में से आधा खाना दे देता, लेकिन आपने ये बहुत गलत किया है। खाना तुमने खरीदा तो था नहीं, तो काहे इतना बातें भगार रहे हो? जरा भी पछतावा नहीं आपको? मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कितना भी खाना खाएं, आपका पेट कभी नहीं भरेगा, और जो भी चीज नजर के सामने आएगा आप उसे भी खा जाएंगे। ये भी कोई श्राप हुआ? अब तो और मिष्ठान के लिए जगह बन जाएगी पेट में। छोटू लाल ने पूरी बात अपनी पत्नी ममता और अपनी बेटी नुपुर को बताई। ममता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका श्राप इतना भयंकर होगा। अब क्या, पता नहीं कौन सी कमी छोड़ी थी खिलाने में, जो जाकर उस बेचारे राहगीर का खाना खा लिया और उसका श्राप लेकर घर आ गए। आपकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तभी छोटू लाल का पेट फिर जोरों से बोलता है। फिर भूख लगी है ममता, कुछ खिला दो ना। अभी प्लेट खाकर भी पेट नहीं भरा आपका? जाओ और जाकर बाहर कुछ खाओ। पता नहीं कहाँ मत मारी गई थी पिताजी की, जो मेरी शादी यहाँ करवा दी। इंसान दिमाग से सोचता है और ये है कि पेट से सोचते हैं। छोटू लाल भूख के मारे खाने निकल जाता है। तभी उसे एक व्यक्ति साइकिल पर दिखता है। अरे मदन भैया जरा रुको, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, बस बाजार तक छोड़ देते मुझे। एक दिन माँ कितनी खुराक बदल गई तुम्हार, और इतना वजन हमार साइकिल ना उठा पाए। तभी छोटू लाल का पेट फिर बोला। अच्छा ठीक ठीक, लेकिन बस बाजार तक। हाँ भाई मदन, बहुत कृपा रही तुम्हारी। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें याद रखूंगा। अब और कितना बड़ा होगा भैया, चला बैठा अब हमारी धन्नों पर। छोटू लाल साइकिल पर अपना बड़ा सा पेट लेकर बैठ जाता है। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मदन पसीने से भर जाता है। वो साइकिल एक घर के पास रोकता है और कहता है, छोटू लाल, अब तुमका मोटू लाल कहे के पड़ी, साइकिल चलतना ही ना। ऐसा मत कहो मदन, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ ना, बस बाजार तक। अरे भैया, बाजार पहुँचत पहुँचत हम अस्पताल चला जाब। अब उठा हमारी धन्नों पर से। जैसे छोटू लाल साइकिल से उठने की कोशिश करता है, साइकिल टूट जाती है। अरे भैया छोटू लाल, ये सही ना भा, हम तुमका देख लेब। तभी छोटू लाल का पेट जोरों से बोला। अभी तुम्हारी घरवाली से शिकायत करता हूँ। आज के बाद कसम है जो किसी को साइकिल पर बिठा लिए हम। मदन वहाँ से ममता और नुपुर को बुलाने के लिए भागता है और छोटू लाल का पेट और बड़ा हो रहा था। ये पेड़ फल तो मीठे देता है, ये पेड़ भी स्वादिष्ट ही होगा, इसे खा लेता हूँ। पर अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती और नहीं खाना। छोटू लाल पेड़ भी खाने लगता है। तभी उतने में ही उसकी पत्नी और बेटी आ जाती है मदन के साथ, और वो लोग उस राहगीर को भी साथ लाए थे।
ममता, मुझे और नहीं खाना, पर मुझे भूख लगी है। कितना भी खाऊं लगता है कई महीनों से कुछ खाया ही नहीं है मैंने। मुझे बचा लो। अरे जी, ये तो बड़ा ही बुरा हाल है आपका। इसीलिए हम इन राहगीर जी को ढूंढने के लिए निकले थे, ताकि ये अपना श्राप वापस ले लें। और ये दद्दा, बहुत खतरनाक शराब है ये तो। अरे भैया राहगीर, माना हमने कि छोटू लाल गलत कीन है, लेकिन थोड़ी दया खाओ भैया। पेट देखो, लगत है जैसे कुआं है इनका। हाँ राहगीर जी, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। माफ करना, पर अब मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा और कोई श्राप वापस नहीं लूंगा। और भूख लगी है। अरे भैया, तुम्हार श्राप छोटू लाल के साथ साथ पूरे गांव के लिए शराब बनाता है। वो पर एक बार आप हमारे घर आ जाते और हमसे कहते तो हम सारी समस्या ठीक कर देते। इतनी सजा बहुत है इनके लिए, अब बस करिए। ठीक है, लिया श्राप वापस, लेकिन जब कभी ये ऐसी कोई हरकत फिर से करेंगे तो ये श्राप इन्हें फिर से लग जाएगा। छोटू लाल फिर ठीक होने लगता है और उसका पेट जो बढ़े जा रहा था अब वापस सही अवस्था में आ जाता है। भैया राहगीर, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भगवान कभी किसी को भूखा ना रखे। बहुत तकलीफ वाली बात है और हमें हर दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि कोई भूखा ना सोए। एकदम सही। तभी छोटू लाल का पेट फिर से बोला, चलिए आज सबका खाना मेरे घर, जी भर के खाइएगा सब। एक गांव में सुधा नाम की एक बहुत मोटी लड़की रहा करती थी। गांव के सभी लोग उसके मोटापे की वजह से मोटी मोटी कहकर उसे बुलाया करते थे। सुधा को भूख बहुत लगती थी। वो चाहे जितना भी भोजन करती, मगर उसकी भूख कुंभकर्ण की नींद की जैसी थी। उसका पेट ही नहीं भरता था। उसकी माँ विमला को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। एक दिन सुधा सज धज कर कहीं जा रही थी। अरे, इतना सज धज के कहाँ जा रही है सुधा? आज ना तो होली है और ना ही दिवाली। क्या माँ, कभी कभी तो मैं श्रृंगार करती हूँ, अब उसमें भी आपको दिक्कत होने लगी। क्योंकि जब जब तू श्रृंगार करती है ना, तब तब मेरा दिल बैठ जाता है, ये सोचकर कि पता नहीं तू किसका बेड़ा गर्क करने जा रही है। गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। अब तो आप भी गांव वालों के साथ साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाने लगी। गांव वाले तेरा मजाक नहीं उड़ाते, सच कहते हैं। कितनी बार कहा है कि कम खाया कर, कम खाया कर। मजाल है कि तेरी कान पर जू भी रेंगी हो। और नतीजा ये हुआ कि तू हो गई है फूल के कुप्पा। हाँ तो क्या बुरी बात है माँ, फूल के कुप्पा ही तो हुई हूँ ना, सूख के छुहारा तो नहीं हुई। मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जरा सी हवा चले और उसमें वो उड़ जाए। हाँ, लेकिन मुझे भी ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं जिनके शरीर बुलडोजर की तरह हो जाए, कि अगर गलती से भी उनका शरीर किसी दीवार से टकरा जाए तो दीवार ही टूटकर गिर जाए। मैं जा रही हूँ माँ, घर आकर बात करूँगी। अरे मेरी बात तो सुन। अरे मगर सुधा विमला की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। इधर सुमन का घर जगमगा रहा था। बारात आ चुकी थी। सुमन के पिता कन्हैया लाल दरवाजे पर अपने सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे कि तभी कन्हैया लाल की नजर दूर से आई हुई सुधा पर पड़ी। कन्हैया लाल घबराते हुए तुरंत अपने बगल में खड़े नौकर छोटू से बोले, छोटू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं मालिक? और अचानक आप इतने घबरा क्यों गए? अरे वो सामने उस मुसीबत को देखा जो हमारे ही घर की ओर चली आ रही है। कन्हैया लाल के कहने पर छोटू ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट झलकने लगी। मालिक, मैं भी वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। तेरा सत्यानाश हो जाए छोटू। तुझसे मैंने कहा था कि विमला देवी के घर पर शादी का कार्ड मत देना। मुझे लगता है कि तू गलती से विमला देवी के घर पर कार्ड देकर आ गया। नहीं नहीं मालिक, लगता है कि आप घबराहट में ये भूल गए हैं कि मैं आपके घर का नौकर हूँ, मालिक नहीं। अरे छोटी मालकिन की शादी के कार्ड तो आपने और बड़ी मालकिन ने स्वयं मिलकर बांटे थे। अब सही कह रहा है छोटू, लगता है कि मेरी इस बार की बदनामी तो पक्की है।
मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी बिटिया की शादी ही ना टूट जाए। लेकिन ऐसा क्यों मालिक? अरे मूर्ख, सामने उस मोटी को नहीं देख रहा? सारे के सारे बारातियों का खाना खा जाएगी। जब बाराती भूखे लौटेंगे तो जाहिर सी बात है मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तभी सुधा कन्हैया लाल के करीब आकर खड़ी हो गई। नमस्ते अंकल जी, सुमन ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है सुमन। सुमन को क्या हुआ? अरे उसका अभी विवाह होने वाला है। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि आपका चेहरा कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है। सुधा, तुम्हें देखकर तो बड़े बड़े सुरमाओं के चेहरे पर पसीने छूट जाते हैं। वैसे क्या तुम बताओगी कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? अजीब बात है अंकल, मेरी इतनी पक्की सहेली की आज शादी है और मैं अपनी सहेली की शादी में भी ना आऊं। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे घर पर शादी का कार्ड नहीं दिया था। कार्ड तो गैरों को दिया जाता है अंकल, अपनों को नहीं दिया जाता। जब माँ ने मुझे बताया कि आपने शादी का कार्ड नहीं भेजा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो यही कहा कि कन्हैया लाल जी को मैं अपना पिता मानती हूँ और बेटी क्या अपने पिता के घर ऐसे ही नहीं जा सकती? बेटी को भला कार्ड की क्या आवश्यकता? खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि भोजन का इंतजाम कहाँ पर है? कन्हैया लाल मजबूरी में छोटू की ओर देखता हुआ बोला। छोटू, जाओ सुधा को बता दो कि अतिथियों के भोजन का इंतजाम हमने कहाँ किया है। छोटू सुधा को पंडाल की ओर ले गया। सुधा जमीन पर बैठ गई और छोटू की ओर देखकर बोली, जाओ जाकर जल्दी से मेरे लिए गरम गरम पूरी लेकर आओ। छोटू एक थाली में बहुत सारी सब्जी और कुछ पूरियां लेकर आया। अरे ये क्या है, सिर्फ इतनी सी पूरियां? कैसी बातें कर रही हो सुधा जी? अरे ये पूरे 3 आदमियों का खाना है, आप इसे इतनी सी पूरियां बोल रही हैं? अरे तुम जिन 3 आदमियों की बात कर रहे होगे उनकी खुराक बहुत कम होगी, मेरा हाजमा थोड़ा अच्छा है। तभी सुधा की नजर पूरियों से भरी हुई टोकरी पर पड़ी। जाओ वो पूरियों से भरी हुई टोकरी उठाकर ले आओ। अरे वो तो बहुत सारी पूरियां हैं। जो बोला है वो करो। क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें अतिथियों का सम्मान करना नहीं सिखाया? क्या तुम अतिथि को भूखा यहाँ से जाने दोगे? लाता हूँ। इतना कहकर छोटू पूरियों से भरा हुआ टोकरा वहाँ पर ले आया। देखते ही देखते सुधा सारी पूरियां खा गई। जाओ जाकर अब की बार 2 पूरियों के टोकरी लेकर आओ, और सुनो, काशी फल की सब्जी और गुलाब जामुन भी लेकर आना। वो क्या है ना कि खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। और हाँ, सामने रायते से भरी हुई 2 बाल्टी दिख रही है ना, वो भी मेरे पास लाकर रख दो। वो क्या है ना कि खाने के बाद मुझे रायता बहुत पसंद है, खाना जल्दी हजम हो जाता है। छोटू पूरियों की 2 टोकरी लेकर आया और सुधा देखते ही देखते वो भी चट कर गई। कुछ ही देर में सुधा सारे बारातियों का खाना खा गई, यहाँ तक कि सुधा ने मिठाई का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। अब कहीं जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा बहुत खाया है, अब घर पर जाकर खाऊंगी। सुधा वहाँ से चली गई। अरे मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अगले दिन सुधा की माँ विमला बाजार में किसी काम से आई कि तभी उसकी नजर कन्हैया लाल पर पड़ी, जो अपने परिवार के साथ बोरिया बिस्तर समेटकर कहीं जा रहा था। अरे नमस्ते कन्हैया लाल जी, अपने परिवार के साथ सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? जी अजी, कहाँ जाऊंगा, ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी आपके कारण। मैं कुछ समझी नहीं कन्हैया लाल जी। कल मेरी बेटी सुमन की शादी थी, आपकी बेटी सुधा बगैर बुलाए वहाँ पर आ गई और सारे बारातियों का खाना खा गई। आपको पता है, सारे बारातियों को भूखा वापस लौटना पड़ा। लड़के वाले तो शादी तक से इनकार करने लगे, ये बोलकर कि मैं बारातियों को ठीक से भोजन तक नहीं दे पाया। कुछ वर्षों बाद मेरी छोटी बिटिया की भी शादी है। आपकी बेटी कल को मेरी छोटी बिटिया की भी शादी में पहुंच जाएगी और सारे बारातियों का खाना खा जाएगी। इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर पहले ही जा रहा हूँ। इतना कहकर कन्हैया लाल वहाँ से चला गया और विमला क्रोधित होते हुए सीधे घर पर पहुँच गई। घर पर सुधा बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। तो आखिरकार तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था।
तुम्हें क्या जरूरत थी कन्हैया लाल जी की बेटी की शादी में जाने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कुछ देर पहले मुझे बाजार में कितना अपमानित होना पड़ा। बेचारे कन्हैया लाल जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, तुम्हारी वजह से वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ माँ, जब भी गांव में कहीं शादी होती है तो मेरी भूख दुगनी हो जाती है और मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान खाने के अलावा कहीं और लगाओ, लेकिन नहीं, घूम फिर कर तुम्हें बस खाना ही नजर आता है। मैंने सोच लिया है तुम्हें आज से काम पर भेजूंगी। काम पर भेजूंगी से क्या मतलब? बिरजू हाथी वाले के यहाँ पर 4 हाथी पले हुए हैं। तुम आज से वहाँ पर जाओगी। दिन रात जब वहाँ पर भागा दौड़ी करके उठक बैठक करोगी ना, तब तुम्हारा वजन अपने आप कम हो जाएगा। और बिरजू को मैं ये बोल दूंगी कि वो तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी खाना ना दे। अगले दिन विमला बिरजू हाथी वाले के यहाँ पर सुधा को छोड़कर आ गई। सुनो सुधा, यहाँ तुम्हारे घर वाले नाज नखरे नहीं चलेंगे। ये हाथी देख रही हो, इन सबको भोजन तुम खिलाओगी। यहाँ तक कि इन हाथियों को नहलाना और इनका गोबर साफ करना। ध्यान रखना, अगर मैंने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी बैठा हुआ देख लिया तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। सुबह से लेकर शाम तक भूखी रहकर सुधा की हालत खराब हो गई। तभी उसकी नजर हाथियों के बहुत सारे केलों पर पड़ी। अरे मैं तो मूर्ख थी जो सुबह से लेकर शाम तक भूखी रही। अरे केले किस काम आएंगे? सुधा हाथियों के सारे केले खा गई। ये तुमने क्या किया सुधा? ये तो हाथियों के 10 दिन का खाना था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या मैं कल से काम पर आऊँ बिरजू चाचा? नहीं सुधा, तुम्हें अब कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है कल से अब मुझे कोई और काम देखना पड़ेगा ताकि मैं अपने हाथियों के लिए कहीं से भोजन का इंतजाम कर सकूं। बिरजू ने सुधा को काम से निकाल दिया, बल्कि वो बेचारा तो खुद मजदूरी करके अपने हाथियों का पेट पालने में लगा हुआ था। मगर सुधा की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। थक हार कर विमला ने सुधा की नौकरी एक सरकारी स्कूल में लगवा दी। सुधा सरकारी स्कूल में नौकरी पर जाने लगी। सुधा, तुम्हारे बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी भुक्खड़ हो। यहाँ तक कि तुमने बिरजू हाथी वाले तक का बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम जी। अब मुझे भूख ही इतनी लगती है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम्हें स्कूल में दिन भर खाने को कुछ भी ना दिया जाए। याद रखना, अगर मैंने तुम्हें खाना खाते देख लिया ना, तो फिर मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। 2 दिन तक सुधा ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल किया। दोपहर के समय सुधा भूख से बेहाल स्कूल में थी कि तभी उसकी नाक भोजन की सुगंध से टकराई। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए कि स्कूल में आखिरकार इतना अच्छा भोजन कौन लेकर आया है। सुधा ने देखा तो वहाँ पर सरकार की तरफ से आया हुआ बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। देखते ही देखते सुधा सारा भोजन चट कर गई। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ गई। अरे तुमने ये क्या किया सुधा? तुम तो सारे बच्चों का खाना खा गई। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी मैम। मुझे पता ही नहीं चला कि सारा भोजन समाप्त हो गया। तुम्हारी सजा ये है कि आज रात तुम घर नहीं जाओगी, सारी रात बंद रहोगी। सुबह तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। प्रिंसिपल सुधा को बंद करके चली गई। सुबह तक सुधा को बहुत तेज भूख लगने लगी। दोपहर के वक्त खाली पीरियड के समय जब बच्चे क्लास से चले गए तो सुधा बच्चों के बैग से टिफिन निकालने लगी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतने अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं। और ये भोजन बच्चे खाएंगे नहीं, ये मैं खाऊंगी। सुधा स्कूल के सारे बच्चों का भोजन खा गई। जब बच्चे इंटरवल के समय खाली टिफिन देखकर रोने लगे, तब प्रिंसिपल को समझ में आ गया कि ये सब सुधा का किया धरा है। सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ प्रिंसिपल जी? ये तुमने क्या किया?
पहले तुम सरकार की तरफ से दिया गया बच्चों का सारा भोजन खा गई और अब तुम बच्चों का टिफिन निकाल कर खाने लगी हो। मुझे बच्चों को भूखा नहीं मरवाना। तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर वही हुआ। प्रिंसिपल ने सुधा को काम से निकाल दिया। सुधा बेटी, अब अपने खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल कर। अगर तेरा हाल यही रहा तो तुझसे कौन विवाह करेगा। अपना थोड़ा वजन कम कर। मैं अपना वजन कम नहीं कर सकती माँ। आप जानती हो कि खाना मेरी कमजोरी है। सुधा, जब तू अपना दिमाग कहीं और लगाएगी ना तो तुझे भूख बहुत कम लगेगी। मगर हमेशा की तरह सुधा ने अपनी माँ की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक दिन अचानक सुधा बेहोश होकर गिर पड़ी। इत्तेफाक से उस दिन विमला के दूर के रिश्तेदार अज्जू चाचा आए हुए थे, जो एक जाने माने वैद्य थे। सुधा की नब्ज देखकर अज्जू चाचा मुस्कुराते हुए विमला की ओर देखकर बोले, ये क्या विमला जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुधा को ज्यादा खाना खाने की बीमारी है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोग कम खाते हैं, इस बीमारी के बारे में तो सुना था, लेकिन ऐसा पहली बार सुन रही हूँ कि ज्यादा खाना खाने की भी बीमारी होती है। ये सच बात है। जिस तरह इंसान को भूख ना लगने की बीमारी होती है, ठीक उसी तरह भूख ज्यादा लगने की भी बीमारी होती है। सुधा बेचारी इस बीमारी से पीड़ित है। तो फिर आप मेरी बेटी का इलाज कीजिए। अज्जू चाचा, आप नहीं जानते कि मुझे इस खाने की वजह से कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। देखो, कुछ ही महीनों में मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल दुबला पतला कर दूंगा। कुछ ही देर के बाद सुधा को होश आ गया। आज से तुम्हारा इलाज मैं करूंगा सुधा। जब भी तुम्हें भूख लगेगी, तुम भोजन नहीं बल्कि मेरी जड़ी बूटी खाओगी। मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी चाचा। तुम्हें करना होगा बेटी। कुछ दिन तक तो सुधा बिल्कुल सही चली। अज्जू चाचा को लगा कि सुधा बिल्कुल ठीक हो गई है, तो एक दिन गांव की बारात में अज्जू चाचा सुधा को लेकर गए। यहाँ पर भोजन को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है चाचा कि सारा का सारा भोजन खा जाऊं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अब भूख बहुत कम लग रही है। वो तो मैंने आपसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा था। मुझे पता था कि आप इस शादी में मुझे जरूर लाओगे। इतना बोलकर सुधा शादी में मौजूद सारे बारातियों का खाना खा गई। अज्जू चाचा बेहोश हो गए और सुधा मुस्कुराती हुई अपने घर की तरफ चली गई।